तो हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं आज एमसीक्यू क्लास 2। अभी तक चार क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उसमें से एक एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आपने देखा होगा। आज 2 है एनवायरमेंट की ही। चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा था उसकी एमसीक्यू क्लास है आज। सो वेलकम टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। आई एम योर टीचर मयूरी जोशी, एज यू नो मी। ठीक है, तो आज करते हैं एमसीक्यू की सेकंड क्लास। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे लगेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू 5 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कितने आपके आंसर सही गए। एंड सब्सक्राइब टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। एंड इफ यू वांट दीज क्वेश्चंस तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। यू जस्ट हैव टू से इन द कमेंट सेक्शन कि आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए एमसीक्यू के। The first question is the very first question. What are the objectives of international trade? हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप देखिए जाके। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? सेल्स एक्सपेंशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, मैक्सिमम, या फिर बोथ ए एंड बी होता है। तो आई थिंक योर आंसर मस्ट बी डी। ठीक है, सेल्स ये हमने पढ़ा था एक्चुअली। सेल्स एक्सपेंशन भी होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी होता है कि हमको अपना जो ग्लोबल में जो डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग गुड्स बेच रहे थे उसको अब हमको ग्लोबली लेके जाना है। ठीक है, अलग अलग मार्केट में, देश मतलब दुनिया के अलग अलग मार्केट में पहुंचाना है। डाइवर्सिफिकेशन, सेल्स एक्सपेंशन, अपनी सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों ही बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। आप उस क्लास को देखिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। और भी चीजें, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, एडवांटेज, सब कुछ इंटरनेशनल ट्रेड एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। किससे होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट से होगा मोस्टली। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? एक्सपांड करना बिजनेस को, और अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड डोमेस्टिक मार्केट के बियॉन्ड कोई अपॉर्चुनिटीज लेके आना, लेना, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंप्रूव होती है। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसके? सेल्स एक्सपेंशन, ये हो गया है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस कर रहा है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया ये, कि सेल्स को एक्सपेंशन करना, इंक्रीज इन सेल बाय एंटरिंग फॉरेन मार्केट। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेटेड हो जाते हैं कई बार, तो एक्सपोर्ट हेल्प करता है प्रोडक्ट को और सेल एक्सपेंड करने के लिए, जिससे रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ज्यादा कस्टमर बढ़ते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, इंप्रूवमेंट, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो एग्जांपल, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपना एक्सपोर्ट किया अपनी मेडिसिन अफ्रीका को, यूरोप को, तो इससे क्या कर रही है वो कंपनी? अपनी सेल्स को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, दूसरा था डाइवर्सिफिकेशन। हेल्प क्या करता है बिजनेस टू डाइवर्सिफाई, जैसे अलग अलग मार्केट में कैसे डील करना, प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रोडक्ट के साथ डील करना, कस्टमर बेस अपना इंक्रीज करना, बिजनेस रिस्क लेना, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग रिस्क होती है। ठीक है, हर एक कंट्री में एक जैसी रिस्क नहीं हो सकती, कभी कुछ रिस्क हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है। डिमांड, इफ डिमांड डिक्लाइंस इन वन कंट्री, फर्म कैन कंपनसेट बाय सेलिंग इन द अदर मार्केट। ठीक है, जैसे इंडिया में सेल कम आ रही है तो एक्सपोर्ट कर दो, बाहर से सेल ले आओ, ऐसा, इसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी एक्सपोर्टिंग मल्टीपल कंपनीज इज लेस डिपेंडेंट ऑन सिंगल डोमेन, वो एक मार्केट पे डिपेंड नहीं होती, उसके कई जगह से उसके प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं, तो बैलेंस हो जाता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसलिए बोथ आर द करेक्ट आंसर। कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, वो देख लो। सेल्स को एक्सपेंड करना, मार्केट डाइवर्स करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में इजीली। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग करना, न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनेशनली कंपटीशन करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, जो हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार की पिछली क्लास देखिए आप। वैसे एक एमसीक्यू में कई सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो एमसीक्यू की क्लास भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक क्लियर होने की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा। 3 seconds आई एम गिविंग यू टू आंसर। आंसर करिए वीडियो पॉज करके। कमेंट में मुझे जरूर बताना कितने सही गए, और नहीं भी गए तो भी बताना कि जितने भी सही गए होंगे।
तो क्या है, अ ग्लोबल कंपनी इज समटाइम्स कॉल्ड, ग्लोबल कंपनी को और क्या बोला जाता है, बताओ। जॉइंट स्टॉक बोलेंगे, कॉर्पोरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि नन ऑफ द अबव बोलेंगे। ग्लोबली इंटीग्रेटेड कंपनीज को बोला जाता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट इंटरनेशनल बिजनेस में ग्लोबल कंपनीज ऑफन रिफर टू एज ग्लोबली इंटीग्रेटेड कंपनी। जो ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट हो गई हो उसको ग्लोबल कंपनी बोलते हैं। एज इट इंटीग्रेट, ठीक है, उसका ऑपरेशन, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन सब सारी मल्टीपल कंट्रीज में है। दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में है। ठीक है, मल्टीपल। ग्लोबल कंपनी क्या होता है, इज अ बिजनेस दैट ऑपरेट मल्टीपल कंट्रीज में होना चाहिए, पहली बात तो वो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन इंटीग्रेट करना चाहिए उसको। ट्रीट वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट, पूरी दुनिया को वो एक ही मार्केट में देख रहा हो, ऐसा, रादर देन सेपरेट नेशनल मार्केट्स। कोऑर्डिनेशन किसमें होना चाहिए, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, और ग्लोबली रीच होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ग्लोबल कंपनी। अनलाइक मल्टीनेशनल, एमएनसी इज अ डिफरेंट थिंग which may adapt products to local market. A global company emphasize worldwide. Global company worldwide को emphasize कर रही है। और एमएनसी जो है वो प्रोडक्ट, लोकल मार्केट के प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो ऑफन इट इज कॉल्ड ग्लोबली इंटीग्रेटेड कंपनी। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, एप्पल है ग्लोबली इंटीग्रेटेड, सैमसंग है, टोयोटा है। ठीक है, दीज कंपनीज, इसमें क्या होता है, सोर्स रॉ मटेरियल जो है ग्लोबली सोर्स करती है ये, एक देश से नहीं, अलग अलग देशों से कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग इनका अलग अलग कंट्रीज में होता है, इनका सेल तो होता ही है अलग अलग कंट्रीज में। और ग्लोबल सप्लाई चेन, इनकी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी सप्लाई चेन है। ठीक है, ये आंसर समझ में आया होगा आपको। थर्ड सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज करके। टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 सेकेंड हो गए, 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगेज इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि कौन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में एंगेज है, इसमें बताना। पॉलिटिकल पॉलिसीज, लीगल प्रैक्टिसेस, बोथ या नीदर। मुझे लगता है इसका आंसर बोथ होना चाहिए। एक्सटर्नल में क्या आ गया, दोनों आ गया, लीगल और पॉलिटिकल हमने पढ़ा था ना पिछली क्लासेस को जाके देखो, मैंने सारा डिटेल में बताया है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको एमसीक्यू में, लेकिन वहां पे मैंने और भी डिटेल में समझाया है। तो इसमें आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। क्यों आ जाएगा वो देख लेते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर जो एनवायरनमेंट जो कंट्रोल नहीं कर सकती मैनेजमेंट को, ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल। इसमें क्या आएगा, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल। अब इन सबको मैंने डिटेल में पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, वो वीडियोस जाके देखना जरूर, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें दी है पॉलिटिकल ऑप्शन में। पॉलिटिकल पॉलिसी में क्या आता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीजें आ गई, टैक्स पॉलिसी आ गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पॉलिसी। ये पॉलिसी डायरेक्ट इफेक्ट करती है बिजनेस के डिसीजन को, इन्वेस्टमेंट को, ग्रोथ को, और इसको बिजनेस कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ठीक है, सरकार बदल गई तो इसमें कौन कंट्रोल कर सकता है इस चीज को। ठीक है, तो रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स एनकरेजेस बिजनेस टू इन्वेस्ट मोर। टैक्स अगर कम हो जाएगा तो बिजनेसमैन वो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा अपने बिजनेस में। टैक्स रेट अगर बढ़ जाएगा तो वो इन्वेस्ट कम करेगा अपने बिजनेस में। तो ये डायरेक्टली या फिर डायरेक्टली ही इम्पैक्ट करता है बिजनेस को, ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लीगल प्रैक्टिस। इसमें क्या आ गया, बिजनेस लॉस क्या है, लेबर लॉस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है, कंपटीशन लॉ क्या कह रहा है, एनवायरमेंट रेगुलेशन कोई ऐसा तो नहीं कोई स्ट्रिक्ट बन गए हो। तो बिजनेस मस्ट कंप्लाई टू ऑल दीज लॉस। इन लॉस को तोड़ के बिजनेस इंसान अपना बिजनेस नहीं कर सकता। जैसे कंपनी मस्ट फॉलो लेबर लॉस, ठीक है, वेजेस कितनी देना है, वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, कंडीशन हाइजीनिक होनी चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। सिंस दोनों ही सही है तो आंसर कितना क्या हो गया, एंड, बोथ एंड। इज इट करेक्ट, इज इट अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, अब फोर्थ का आंसर दीजिए इन 4 seconds। पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर। तब तक यू कैन सब्सक्राइब टू टॉप कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, एंड follow me on Instagram and Telegram. I make shorts over there on Instagram, reels, तो वो भी रिलेटेड आपकी टॉपिक से रिलेटेड ही होती है।
इंटरनेशनल ट्रेड brings डेवलपिंग कंट्रीज इन कांटेक्ट विथ, बताना। इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज को किसकी कांटेक्ट में लाता है? डेवलप्ड के, अंडर डेवलप के, लो डेवलप के, या सबके? आई थिंक ए होना चाहिए आंसर, ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए आंसर। सिर्फ डेवलप ही नहीं है इसका आंसर, सबके कांटेक्ट में लाता है, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप हो, या लो डेवलप हो। ठीक है, देख लेते हैं क्यों। इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है? अभी हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड नॉलेज बिटवीन कंट्रीज, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें क्या, ये क्या एनेबल करता है? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस विद ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, नॉट जस्ट डेवलप्ड। अंडरस्टूड माय पॉइंट? इसलिए ए आंसर नहीं होगा। सारी इकोनॉमीज को साथ में लेके आने का, सारी इकोनॉमीज एक दूसरे को हेल्प करें, उसका काम करता है इंटरनेशनल ट्रेड, रिगार्डलेस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री कैन ट्रेड विद द, एक डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री से भी ट्रेड कर सकती है, डेवलपिंग से भी कर सकती है, और लीज डेवलपिंग से भी कर सकती है। अगर उन्हें जरूरत है हमारे प्रोडक्ट की तो हम बेचेंगे ना उनको, हम सेल करेंगे। डेवलप में आ गया यूएस, जर्मनी, जापान आ गया। डेवलपिंग में इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया आ गया। और लीस्ट में क्या आ गया? अंडर डेवलप्ड या फिर लो इनकम वाले जो भी देश हैं, देख लेना आप, जो भी होते हैं लो इनकम वाले देश, वो सारे आ गए। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज को कवर करता है, इसलिए द ऑप्शन ए, डी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आया होगा आई होप आपको। फिफ्थ सवाल का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड, क्या क्या इस इंक्लूड होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? बोथ है क्या? बोथ, बोथ है। ठीक है, गोल्ड भी होता है, यूएस डॉलर भी होता है, दोनों होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है वो देख लो। तो फोरेक्स बोलते हैं इसको। एक्सटर्नल एसेट होते हैं जो कंट्री के सेंट्रल बैंक में होते हैं, मतलब आरबीआई के। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना कि आरबीआई एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, पता होना चाहिए आपको। और दो चीजें हैं इसके अंदर, एक आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट और एक आरबीआई एक्ट पास कब हुआ था। ये दोनों अलग अलग ईयर्स हैं, ये आपको बताना है मुझे, नहीं तो मैं आगे किसी भी क्लास में डिस्कस तो कर ही दूंगी, बट यू शुड टेल मी दिस फर्स्ट। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, यू कैन टेल मी इन द, यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये रिजर्व मेंटेन करती है, आरबीआई रिजर्व मेंटेन करता है। क्यों करता है? टू मीट द इंटरनेशनल पेमेंट ऑब्लिगेशन, किसी से हमने कंपनी कंट्री से लोन लिया है, उसको पे ऑफ करना है, इस तो हमारे ये गोल्ड रिजर्व काम आते हैं उसके लिए। स्टेबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी को स्टेबलाइज करने में काम करता, हेल्प करता है। रेट फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हाँ हमारे पास है बैकअप में चीजें, पैसा। एक्सटर्नल इकोनॉमी को, शॉक्स को कंट्रोल करता है, जैसे एकदम से इन्फ्लेशन आ गया, एकदम से डिफ्लेशन आ गया, उसको थोड़ा बैलेंस में लेके आता है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स इसमें होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें वन ऑफ द कंपोनेंट्स क्या हो गया? गोल्ड स्टॉक्स। गोल्ड रिजर्व होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सचेंज रिजर्व, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है पहली बात तो, कोई भी कंट्री इजीली गोल्ड ले लेगी, हेज कर सकते हैं इसको अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एसेट होता है गोल्ड स्टॉक। ठीक है, इसलिए हम गोल्ड स्टॉक रखते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट यूएस डॉलर हुए, बिकॉज यूएस डॉलर ही मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हेल्ड इन फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, अदर जो भी इंपॉर्टेंट करेंसी है वो सब हो गया। तो क्योंकि यूएस डॉलर वर्ल्ड का डोमिनेंट रिजर्व है, इसलिए ज्यादातर यूएस डॉलर में लार्जेस्ट शेयर लिखा हुआ है। ठीक है, इट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट, क्योंकि यूएस डॉलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंपोनेंट, तो इसलिए बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना डिटेल में मैं लेके जो आ रही हूँ एक्सप्लेनेशन, दैट इज हेल्पिंग यू टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में पेड बैच वाले ही पढ़ाते हैं, एज यू ऑल्सो नो वेरी वेल, बट आई एम ट्राइंग टू टीच यू इन लाइक द यूट्यूब सेशन। ठीक है,
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इफ यू वांट नोट्स इन हिंदी आप मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड। बट हाँ, कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करोगे तब मैं दूंगी हिंदी में। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। टेल मी द आंसर गाइस। अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए आप यूजीसी नेट का, बिकॉज बाद में टाइम मिलता नहीं है। अभी आपके पास टाइम है पढ़ने का, एमसीक्यू सॉल्व करने का, हर चीज करने का। हाँ, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स ईच कंट्री टू मेक डैश यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्स। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या? ये तो आपको आता होगा। चलो, पढ़ ही लेते हैं। मैंने कितनी बार बोला है ना, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में, क्या बोलते हैं उसको, बताओ, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, मैंने बोला था, ये कई बार ये चीज आ जाती है, ये लाइन आ जाती है, तो इसमें क्या हो गया, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है। ठीक है, ऑप्टिमल का मतलब क्या हुआ, व्हाई इज ऑप्टिमल द करेक्ट आंसर, बिकॉज मतलब हमको कंप्लीट यूज ऑफ रिसोर्सेस करना है ना। ऑप्टिमल मतलब बहुत ही उत्तम यूज, अच्छे से यूज करना है। जैसे सऊदी अरेबिया के पास पेट्रोल है, वो उसका अच्छे से यूज करता है। ब्राजील के पास कॉफी है, इंडिया के पास कॉटन, स्पाइसेस, स्किल्ड मैन पावर भी है। ऑस्ट्रेलिया के पास आयरन ओर है, मिनरल्स है। इन ये सारी कंट्रीज अपने इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करती हैं, उनको एक्सपोर्ट भी करती हैं। तो फॉरेन ट्रेड में यही सब किया जाता है। स्पेशलाइज जो भी है, जो कंट्री अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है और वो अबंडेंट भी है, उनके पास बहुत क्वांटिटी में है, तो वो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो कम क्वांटिटी में है उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। यही चलता रहता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, मैंने पिछली ही क्लास में पढ़ाया है आपको, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसको कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलते हैं, जो किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। एज अ रिजल्ट तो ऑप्टिमल यूज अपने रिसोर्सेज का करना चाहिए कंट्री को, जिससे कि उसमें क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, नेशनल इनकम उनकी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसलिए द करेक्ट आंसर इज ए। वैसे ये शुड बी दी होमवर्क आंसर क्वेश्चन, बट ठीक है, हमने डिस्कशन कर लिया इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सातवां सवाल। इसके लिए आपको 7 करोड़ नहीं मिलेंगे। आई एम गिविंग यू 4 seconds टू आंसर। हाँ, हो गए 4 सेकंड। Which of the following are major objective that engage companies in international business? बताना, इसमें से कौन से मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कर दिया होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव होता है। सेल्स को एक्सपेंड करना, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेल्स को बढ़ाना तो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है ना, सेल्स बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट होगा ना। कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, सबसे पहली क्लास में बताया था, सबसे पहली क्लास में, कोई भी बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। उसके बाद आप बाकी के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा अपने आप। यही तो मकसद है। ठीक है, यही तो गोल है। इसलिए हम फॉरेन मार्केट में आना चाहते हैं। वाई डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है सैचुरेटेड हो गए, सैचुरेटेड मतलब एक तरीके से उतना आउटपुट नहीं दे रहे हो, उतना प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो वैसे वैसे प्रोडक्ट बहुत लोग बनाने लगे हो, इसलिए आपने अपना मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉरेन मार्केट्स प्रोवाइड एक्सेस टू मिलियन ऑफ न्यू कस्टमर, कि नए कस्टमर मिलते हैं इससे, और सेल्स इससे बढ़ती है, हायर प्रॉफिट होता है। जैसे इंडियन टेक्सटाइल कंपनी अपने गारमेंट एक्सपोर्ट करती है यूरोप एंड यूएसए में, अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, इट इज अ गुड एग्जाम्पल। रिसोर्सेज को अक्वायर करने के लिए कंपनी इंटरनेशनली क्यों काम करती है, ताकि चीपर लेबर मिल पाए, चीपर रॉ मटेरियल मिल पाए, क्वालिटी में अच्छा हो, डोमेस्टिकली जो अवेलेबल नहीं हो उनकी कंट्री में, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करें उनसे। इसमें क्या हो गया, रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, एनर्जी रिसोर्सेस। गॉट माय पॉइंट। जैसे कंपनी में इंपोर्ट एडवांस मशीनरी फ्रॉम जर्मनी टू, और सोर्स रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मशीन जर्मनी से मंगवा ली,
और रॉ मटेरियल ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लिए, जो जहां सस्ता पड़ रहा है वहां से मंगवा लिया। अब मशीन तो महंगी पड़ेगी, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस मशीनरी में। फिर एक बार मशीन खरीद के फिर तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, सेल करने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं, सेल करने हैं, ऐसा होता है। ठीक है। टू डाइवर्सिफाई सोर्सेज ऑफ सेल एंड सप्लाईज, डाइवर्सिफाई करना है अपने सेल सप्लाईज को। ठीक है, सिंगल मार्केट नहीं चाहिए, मतलब रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द सिंगल मार्केट, कि ये भाई ये एक ही मार्केट है, इससे ही होगा जो भी प्रॉफिट होगा। इससे होगा रिस्क रिड्यूस होती है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होता है, कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता है स्लो डाउन में। अगर एक कंट्री में स्लो डाउन हो गया है तो दूसरी कंट्री से प्रॉफिट हो रहा है, तीसरी कंट्री से सेल हो रही है, इसलिए। अब डिमांड फॉल्स थे कि वही मैं बोल रही हूँ, एक कंट्री में डिमांड फॉल हो गई तो दूसरी कंट्री बैकअप बैलेंस कर देगी उसको। और सारी कंट्री में ही अगर डिमांड है फिर तो आपकी चांदी चांदी हो गई। ठीक है, ये सारे इसलिए द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर दो इन 3 seconds। आंसर देना। More companies operate internationally because why? New products take time to become known globally. Domestic companies, competitors, suppliers, customer have become international, या फिर both? Answer is both. ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स टेक टाइम टू बिकम नोन ग्लोबली। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट जो होते हैं वो ग्लोबल मार्केट में रीच करने में तो टाइम लगता है ना उनको। जब भी कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो डोमेस्टिक मार्केट में पहले करती है, बाद में इंटरनेशनली जाती है। ठीक है, ताकि वो अपनी मार्केटिंग वगैरह ढंग से कर ले, अपने अपने आप को सेट कर ले उसमें। तो दिस हेल्प्स बिजनेस इन इंक्रीजेस द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, न्यू कस्टमर को पहुंचाने के लिए, हायर प्रॉफिट और एक्सपैंडिंग मार्केट शेयर। जैसे इंडियन एफएमसीजी कंपनी है, may first launch a product in India, later export it in the Middle East। पहले वो इंडिया में लॉन्च करेगी, इंडिया में देखेगी कितना डिमांड आ रहा है, फिर वो बाद में आगे बढ़ेगी, यूरोप अफ्रीका में जाके लेके जाएगी। बी क्या है? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी क्या है? डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर, सप्लायर, कस्टमर हैव बिकम इंटरनेशनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जैसे कॉम्पिटिटर भी ग्लोबली ऑपरेट कर रहे हैं आपके, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ग्लोबली। सप्लाई अलग अलग कंट्रीज से हो रही है रॉ मटेरियल की। कस्टमर अलग अलग डिमांड भी करते हैं कभी कभी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड, अगर फेमस हो जाता है तो इसलिए कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए हम इंटरनेशनल जाते हैं। इफ एन ऑटोमोबाइल, जैसे एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सप्लाईज एंड कस्टमर ऑपरेट ग्लोबली, द कंपनी इज एनकरेज टू एक्सपांड इंटरनेशनली। ठीक है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। इसलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, एंड दीज एमसीक्यूज भी आपको समझ में आ रहा है। हो सकता है इसमें से कोई भी एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, आ सकता है ना कहीं से भी कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर करना 3.5 seconds में। जल्दी जल्दी करो आंसर। हो गया ना? 3 सेकंड, 3 सेकंड हो गए ना? ठीक है। हाँ, एडिशनल रिस्क दैट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल ट्रेडिंग अक्रॉस नेशंस आर। कौन से एडिशनल रिस्क हम लेते हैं? एक्सचेंज रिस्क लेते हैं, कंट्री रिस्क लेते हैं, बोथ लेते हैं। ठीक है, नीदर तो हो ही नहीं सकता, बोथ है। तो इंटरनेशनली में हमको कौन से रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क होता है ना, और कंट्री रिस्क भी होता है। तो दिस बोथ आर करेक्ट। एक्सचेंज रिस्क क्या हो गया? पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया तो। जैसे इंडियन रुपी और कम हो गया तो हमको लॉस हो जाएगा, बढ़ गया तो अच्छा ही है। तो वो डिपेंड करता है। बिटवीन डेट ट्रांजेक्शन अग्रीड अपॉन, जब पेमेंट की डेट फिक्स की तभी फ्लक्चुएशन हो गए करेंसी में। इंडियन एक्सपोर्ट्स एग्जांपल, इंडियन एक्सपोर्ट सेल्स गुड्स टू यूएस बायर 10,000 के यूएस डॉलर में। एट द टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब $1 80 का था। ठीक है, और पेमेंट के टाइम पे $1 75 का हो गया। तो रिसिप्ट इतना होना चाहिए था, रिसिप्ट 7,50,000 ही हो पाया, तो एक्सपोर्टर को 50,000 का लॉस हो गया। ठीक है, इस एक्सचेंज रिस्क के कारण। समझ में आ गया आपको? तो कभी कभी इंडियन इंडियन रुपी कम होना भी डिसएडवांटेज है, बढ़ना भी डिसएडवांटेज है, डिपेंड करता है
इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट कर रहे हो तब तो लॉस हो जाएगा, और इम्पोर्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट हो जाएगा। कि इम्पोर्ट तो हमें कम से कम में करना है, कम से कम में। समझिए, मेरी बात समझ में आई? कंट्री रिस्क क्या होती है? इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल। अब जिस देश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी से हमारी लड़ाई हो गई या कुछ भी चीजें इनस्टेबिलिटी हो गई, उनके लीडर्स में लड़ाई हो गई, तो हमको बहुत इफेक्ट हो जाएगा जो ट्रेड कर रहा है वहां पे। या फिर उसके लीडर ने ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ बहुत बढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे एक्सपोर्टर को लॉस हुआ, नुकसान हुआ, जो यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे थे अपने सामान को, उनको बहुत नुकसान हुआ है। और वो भी सिर्फ इंडिया की नहीं है, अदर बहुत सारी कंट्रीज की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वॉर हो सकती है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग गए, करेंसी कंट्रोल बढ़ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। एग्जाम्पल देख लो, कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स टू अनदर कंट्री, बट बिफोर पेमेंट इज रिसीव कंट्री गवर्नमेंट एक्सपोजेस रिस्ट्रिक्शंस। तो उसका तो हम, ये दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल। एज आई टोल्ड यू, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, इस पे जो बिजनेस कर रहा है उसका कोई जोर नहीं चल सकता। ये तो अब बड़े लोगों की बात हो गई, लीडर्स की, कि वो क्या करना चाहते हैं। तो मे नॉट रिसीव द मनी ऑन टाइम, इसको बोल दिया कंट्री रिस्क। तो वाई इंटरनेशनल बिजनेस हैज मोर रिस्क? क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेड में तो हम कैसे भी करके पैसा निकाल ही लेते हैं या आ ही जाता है, ठीक है। पर यहाँ आना बहुत मुश्किल है, करेंसी फ्लक्चुएट हो गई तो कहाँ से निकालोगे पैसा? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, लीगल सिस्टम ही चेंज हो गया, कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बहुत लंबे हो गए, ट्रेड बैरियर्स हो गए, ये सारे। इसलिए बिजनेस को केयरफुली मैनेज करना पड़ता है अपने। इतना इजी भी नहीं है इंटरनेशनल बिजनेस करना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 4 seconds to answer this question. हो गए 4 सेकंड? Enjoying a comparative advantage for a country, meaning means having a dash opportunity cost of domestically producing a commodity less than the other. इसमें क्या बोल रहे हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा था ये इंटरनेशनल थ्योरीज में, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी आई थी। इसमें क्या था? मींस हैविंग अ डैश अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिकली, कि हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस करने में कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है अदर देन अदर कंट्री, कि अदर कंट्री में उसको करें। तो ये इसमें लेसर होगा, ग्रेटर होगा, नो होगा, क्या होगा? ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होना चाहिए ना, लेसर। देख लेते हैं। देखो, कंपैरेटिव देख ले, पहले से पढ़ लेते हैं होता क्या है। कंपैरेटिव एडवांटेज इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर कंट्री। मतलब एक कंट्री, एक बी कंट्री है, एक वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट, और ये भी सेम प्रोडक्ट बना रही है, टी बना रही है, टी, चाय पत्ती, दोनों। तो इस ए के पास ये एडवांटेज होना चाहिए कि ये जो टी फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आ रहा है, वो इसकी इसकी टी से कम होना चाहिए इसका रेट। जैसे इसकी टी जो है वो सपोज 20 रुपए में बन के आ रही है, 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो इस ए कंट्री के पास ये इतना एडवांटेज होना चाहिए कि इसकी जो चाय है वो कम से कम तो 15 रुपए में बन के आए, 100 ग्राम। तो अगर ये इतनी 15 रुपए में 100 ग्राम बन के आ रही है, तो इस कंट्री के पास एक कंपेरेटिव एडवांटेज हुआ कि वही सेम प्रोडक्ट हम कम में बना के दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपेरेटिव एडवांटेज। वो कैसे आएगा एडवांटेज? हो सकता है इसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, इसके पास लेबर ज्यादा होंगे, इसके पास इस कंट्री से ज्यादा एडवांटेज इसके पास होंगे, तभी ये इतने कम में बन के आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ सकता था, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको, मैंने भी इसको बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाया है प्रीवियस क्लासेस में, दैट यू शुड गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। तो एमसीक्यू में तो मैं उतना कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगी ना जितना जरूरी है एमसीक्यू के लिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि और भी थ्योरीज होती हैं, सिर्फ ये नहीं, और भी थ्योरीज होती हैं जो मैंने समझाई हैं, ठीक है। इसको डेविड रिकार्डो ने बनाया था 1817 में। तो डेफिनेशन, कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज प्रोड्यूसिंग अ गुड इफ इट सैक्रिफाइस फ्यूअर यूनिट्स ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है। अब दूसरे गुड्स की फ्यूअर यूनिट्स कम करके
एक गुड्स को बनाना, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम चीज ही होती है कि एक चीज को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज को आगे बढ़ाना या आगे उसको करना, उसको बोलते हैं। तो इसलिए लेसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कॉस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी भूल जाओ, यहाँ पे अभी कॉस्ट देखो, खाली कॉस्ट कम होनी चाहिए, कम, तो कम होगा, लेस ही तो लिखेंगे ना, लेसर ही होगा इसका आंसर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने बताया, वाइल मेकिंग अ चॉइस। इसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसका फॉर्मूला नोट कर लेना अपनी कॉपी में। इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन अप अपॉन व्हाट इज गेन, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 4.5 सेकेंड्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, फॉल्स पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। एंट्री फॉर ट्रेड मीन सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, इम्पोर्ट ट्रेड मीन सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। अब इम्पोर्ट में हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, ये बताना पहले। एक होता है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है कि अमेरिकन, हाँ, एक मिनट, कि इंडिया ने अमेरिका से कुछ मंगवाया। ठीक है, तो अमेरिका से आ रहा है इंडिया में, तो इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गया, तो ये क्या हो रहा है, परचेज ही कर रहे होंगे ना, सेल थोड़ी करेंगे। मतलब इंडिया ने पैसा दिया बदले में और अमेरिका ने गुड्स दे दिए उसके बदले में, तो ये तो इम्पोर्ट हो गया, परचेज हो गया। इसमें क्या बोल रहे हैं, इम्पोर्ट ट्रेड मीन सेल ऑफ गुड्स। सेल तो एक्सपोर्ट के केस में होगा, एक्सपोर्ट में क्या कर रहे हैं, आप इंडिया कोई गुड्स बना रही है और यूएस में बेच रही है, तो यूएस पैसा दे रहा है इंडिया को और इंडिया गुड्स दे रही है यूएस को, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। तो ये हो गया इनकरेक्ट। और एंट्री फॉर ट्रेड मीन सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री, मेरे ख्याल से बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, क्योंकि एंट्री पोर्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है कि इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम अदर वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अदर कंट्री, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट। ठीक है, तो बोथ, इसका आंसर बोथ होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बोथ है इसका आंसर। एक्सपोर्ट मैंने भी बताया कि सेलिंग गुड्स, हाँ, एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब सेलिंग गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, जैसे इंडिया यूएस को बेच रही है, वही सही एग्जांपल वही दिया है मैंने। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट क्या होता है, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री। जैसे इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से, तो इंडिया सऊदी अरेबिया को पैसा दे रही है, सऊदी अरेबिया तेल दे रही है, ऑयल दे रही है। ठीक है, इंपोर्ट मीन सेल ऑफ गुड्स टू, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, जो स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट हो गया कि इंपोर्ट का मतलब सेल होता है, इंपोर्ट का मतलब तो परचेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब एंट्री पोर्ट ट्रेड आता है, इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, री एक्सपोर्ट मतलब दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया। एंट्री पोर्ट में मतलब होता है इंपोर्ट करना एक कंट्री से और उसको एक्सपोर्ट कर देना दूसरी कंट्री में विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग, ज्यादा प्रोसेसिंग के बिना, इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। जैसे सिंगापुर इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फ्रॉम जापान, सिंगापुर जापान से गुड्स इंपोर्ट करती है और फिर उसे एक्सपोर्ट कर देती है इंडोनेशिया में, इसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, इसलिए सही आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसका आंसर तो शो हो गया। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, हाँ बताना, इसका आंसर बताना क्या होगा इन 6 seconds, यू कैन टेल मी, पॉज करके।
इसमें क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, कौन से फैक्टर की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया है? ग्रोथ ऑफ एमएनसी की वजह से, इंटरनेशनल की वजह से, या किसकी वजह से, या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज ही है इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं क्यों। तो ग्रोथ ऑफ एमएनसी क्या हुआ, एमएनसी एस्टेब्लिश प्रोडक्शन, एमएनसी प्रोडक्शन मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश करती है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे एप्पल हो गया, टोयोटा। एमएनसी क्या फैसिलिटेट करती है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। इसलिए वन इज करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। दो, सेकंड वाला क्यों करेक्ट होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंस हो गया। ठीक है, मतलब ग्लोबली हम लोग मार्केट में पैसा जो है वो भेज रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग कर रहे हैं, ग्लोबल कैपिटल मार्केट कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर फंड फ्लोज कर रहे हैं। जैसे कि एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफडीआई, फॉरेन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल लोन्स एंड बोरोइंग्स ली जाती है और दी जाती है आपस में कंट्री में। दिस, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इज अ मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो हुआ, जो इन्वेस्ट करते हैं अलग मतलब अलग अलग कंट्रीज के वो उसमें स्टॉक मार्केट में। और एफडीआई मतलब डायरेक्टली किसी कंट्री, डायरेक्टली किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंट्री ने या दूसरे कंट्री की कंपनी ने। ठीक है, ये और डिटेल में आई कैन एक्सप्लेन इफ यू वांट, वैसे अभी टॉपिक नहीं आया है इसका। इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब फैक्टर्स है ग्लोबलाइजेशन। तो इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ है, ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा है, बड़े स्केल पे होने लगा है, तो इससे मार्केट एक्सपेंड हुआ है, स्पेशलाइजेशन बढ़ा है, कंपेरेटिव एडवांटेज मिली है बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज को, मल्टीपल कंट्रीज को, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हुई है। तो इसलिए ये सब रीजन कारण है ग्लोबलाइजेशन के, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, इसका आंसर देना। तो अब ये जो है ना, ये स्टेटमेंट ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, जाके देखना, पिछली क्लासेस में मिलेगा मिलेगा मिलेगा। दो टाइप की एक्सपोर्टिंग होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होती है, बोथ। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होती है कि मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड डायरेक्टली टू फॉरेन बायर्स को सेल कर दिया, जो बायर्स है उसके कस्टमर्स हैं। तो इसमें फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली डील किससे करता है, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, ओवरसीज एजेंट से, एंड कस्टमर से भी। इसके एडवांटेज, डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है, बेटर कंट्रोल होता है, कस्टमर का फीडबैक तुरंत मिल जाता है, और इंटरनेशनली ब्रांड की इमेज स्ट्रांग होती है। तो इंडियन टेक्स, जैसे एग्जांपल, इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने जो गारमेंट्स है वो फ्रांस में एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट गुड्स टू थ्रू डोमेस्टिक इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये एजेंट्स या ऐसे हुए, वो एक्सपोर्ट हाउसेस वगैरह हुए जो गुड्स को बेचने में हेल्प करते हैं। इसमें डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता लेकिन बेचने वाले का। तो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं, मर्केंट एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एजेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो हेल्प करती हैं गुड्स को बेचने में, पर डायरेक्टली डील नहीं करती कंपनी। इसके एडवांटेज होते हैं, इसमें रिस्क कम होता है कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, वो गारंटी देते हैं। इसमें ये रिस्क होता है कि हो सकता है प्रोडक्ट नहीं बिके, तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होता है। स्मॉल बिजनेस के लिए जो अभी अभी अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट होता है। और लेस नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल, क्योंकि इन लोगों के पास सारी नॉलेज होती है इंटरनेशनल मार्केट की। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर सेल्स प्रोडक्ट टू एन एक्सपोर्ट हाउस विच देन एक्सपोर्ट्स देम टू यूएसए। ठीक है, यूएसए में पहुंचा देते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दो इन द कमेंट सेक्शन। बताना कि कितने आंसर सही गए आपके, कितने आंसर नहीं गए और क्यों नहीं गए। इसका दोबारा वीडियो देख के पता कर सकते हो कि क्यों नहीं, क्यों गलत गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवांटेज ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग भी मैं पढ़ा चुकी हूँ इन द प्रीवियस क्लासेस, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। कौन सा एडवांटेज नहीं है लाइसेंसिंग का,
It has low financial risk, it avoids tariff, it has the possibility of creating future competitor या फिर none. तो इसका आंसर है ये वाला. थर्ड इज नॉट द एडवांटेज ऑफ लाइसेंसिंग. लो फाइनेंशियल रिस्क होती है, टैरिफ को अवॉइड करता है, लेकिन फ्यूचर कॉम्पिटिटर को क्रिएट करने का ऐसा कुछ नहीं होता इसमें. लाइसेंसिंग क्या होता है मैंने समझाया था. इसमें एक लाइसेंसर होता है, एक लाइसेंसी होती है. जो ठीक है, वन कंपनी होता है लाइसेंसर, अदर कंपनी को लीगल राइट्स देती है कि मेरे पेटेंट्स यूज कर सकते हो, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी मेरा यूज कर लो. उसके बदले में लाइसेंसी पैसे देता है, ठीक है, मनी पे करता है. तो रॉयल्टी फीस, ठीक है, लाइसेंसिंग फीस देता है. तो ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है? इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फ्यूचर कॉम्पिटिटर. ये कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है, ये तो एक डिसएडवांटेज है लाइसेंसिंग का. क्योंकि जब आप अपना पेटेंट किसी और को यूज करने के लिए दे दोगे या कंपनी ब्रांड नेम किसी और को यूज करने के लिए दे दोगे, तो वो एक कॉम्पिटिटर की तरह खड़ा हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, अगर उसका चलने लगा बिजनेस. तो ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया. तो लाइसेंसिंग गेन्स एक्सपर्टाइज. लाइसेंसी को एक्सपर्टाइज मिल गया, ओवर टाइम उसने अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, तो ये और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन गया. ये तो और डिसएडवांटेज है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कंपनी लाइसेंस कर रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को फॉरेन फर्म को. तो आफ्टर लर्निंग, अब फॉरेन फर्म उस टेक्नोलॉजी को चलाना सीख गई, तो फॉरेन फर्म ने खुद ही अपना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया उस टेक्नोलॉजी को लेके. तो अब ये जो है जिसने दिया था अपनी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, वो रिस्क पे आ गई, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अदर एडवांटेज क्यों है? लोअर फाइनेंशियल रिस्क होती है लाइसेंसिंग में, ठीक है, जिससे ये, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट कम होता है इसमें. टैरिफ को भी अवॉइड करती है, ठीक है, क्योंकि फॉरेन विद इन द फॉरेन कंट्री गुड्स डू नॉट हैव टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम होम कंट्री. ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक्चुअली क्लास में पूरी बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ. हियर यू कैन रीड इट आउट. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. द एडवांटेजेस ये होते हैं: लो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, फास्टर एंट्री होता है, अवॉइड टैरिफ और जनरेट लॉयल्टी. डिसएडवांटेज, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर होता है, कंट्रोल लिमिटेड होता है, रिस्क, टेक्नोलॉजी लीकेज. ठीक है, ये सारे डिसएडवांटेज को पढ़ लेना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो. ये इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, पूछा है. फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? फ्रेंचाइजिंग क्या पार्ट है लाइसेंसिंग का? लाइसेंसिंग इज अ मोड ऑफ एंट्री टू इंटरनेशनल बिजनेस. आई थिंक, देखते हैं कौन सा है. नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट. गुड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है. फ्रेंचाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइसेंसिंग, इट इज करेक्ट. लाइसेंसिंग एक ब्रॉड एग्रीमेंट हो गया जिसके अंदर फ्रेंचाइजिंग भी आता है, ठीक है. इसमें लाइसेंसर लाइसेंसी को अधिकार दे रहा है पेटेंट का, ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग. फ्रेंचाइजी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म हुआ लाइसेंसिंग का, अलग नहीं है उससे, ठीक है. ब्रांड नेम का यूज करे ही करे और अपना फ्रेंचाइजिंग, अपना एक पूरी फ्रेंचाइजी भी ओपन कर ले. बिजनेस मॉडल, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट सब प्रोवाइड करता है कंपनी, ठीक है. फ्रेंचाइजिंग इज कॉमनली रिगार्डेड एज स्पेशल टाइप ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ठीक है. ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आज पता चल गया. एग्जाम्पल, फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडी रिसीव, क्या क्या रिसीव करते हैं? ब्रांड नेम. अगर मैं आप मैकडी की फ्रेंचाइज खोलूं तो मुझे ब्रांड नेम मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका पूरा मिलेगा, ट्रेनिंग मुझे प्रोवाइड होगी कि मुझे कैसे ट्रेन क्या करनी है, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, क्वालिटी गाइडलाइन मिलेगी मुझे. तो इसलिए स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. करेक्ट हो गया, ठीक है. बी क्या बोल रहा है? इज अ मोड ऑफ, ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि लाइसेंसिंग से ही तो हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं. कोई सारी चीजें रिपीट हो रही है, एक बार पढ़ लेना इसका. तब दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गए, बोथ ए एंड बी करेक्ट ही है, इसलिए नन ऑफ द अबव इज द आंसर. ऐसा, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर मॉडरेट लेवल का एग्जाम बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम जब बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आया होगा समझ में. पता है नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन. इसका आंसर देना 3 seconds में. Which of the following is not included in the modes of entry into a international business? क्या इंक्लूड नहीं होता इंटरनेशनल बिजनेस के में? बिजनेस में एक्सपोर्टिंग होता है, लाइसेंसिंग होता है, इंपोर्टिंग भी होता है, फ्रेंचाइजिंग आई गेस नहीं होता है,
इंपोर्टिंग नहीं होता है, ओके। देखते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। मोड ऑफ एंट्री इज द मेथड जिससे कि हम एंटर कर सकते हैं फॉरेन मार्केट में। तो इसमें क्या क्या होता है, इंपोर्टिंग, सॉरी, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एफडीआई, होली ओन सब्सिडीज। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड राइट इन योर नोटबुक। एक्सपोर्टिंग क्या हो गया, सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन मोड ऑफ एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट। जैसे इंडियन टी कंपनी एक्सपोर्ट्स टी टू द यूके, एक्सपोर्ट हो गया, मोड ऑफ एंट्री हो गया। नेक्स्ट समझते हैं लाइसेंसिंग। अलाउज फॉरेन कंपनी टू यूज अ फर्म्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, टेक्नोलॉजी। इसको अभी अभी पढ़ा था हमने लाइसेंसिंग। इंपोर्टिंग क्यों नहीं है इसका पार्ट, मीन्स परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। Importing is a form of international trade. It is not considered to be a mode of entering in the foreign market. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड का, एक काइंड है, लेकिन ये एंट्री नहीं कह सकते इसको कि इंटरनेशनल ट्रेड में एंटर एंटर करना है तो इंपोर्ट करो। इंटरनेशनल ट्रेड में एंट्री लेनी है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी जो यहाँ लिखी है, ये वाली चीजें, ये वाली चीजें ही एंट्री दिलाएंगी। इसमें इंपोर्ट इसका पार्ट नहीं है, इंपोर्ट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। Import is not a part of it. तो इसमें कंपनी दैट इम्पोर्ट्स एंड इज ब्रिंगिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स इनटू इट्स डोमेस्टिक मार्केट रादर देन, अपना कुछ नहीं कर रही है वो, तो सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट्स अपने मार्केट में ला रही है। इट इज नॉट अ मोड ऑफ एंट्री, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। समझ में आया होगा, ठीक है। ये अभी अभी हमने पढ़ा था, होमवर्क ले लो इसको। किसने दिया था, अभी अभी हमने पढ़ा। कंपैरेटिव एडवांटेज इज प्रोपाउंड बाय डेविड रिकार्डो, ठीक है। ये ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, उसको एक बार पढ़ना। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एस सी एस नहीं, इस पेज को पॉज करके रीड दिस पेज, रीड दिस वन, एंड इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी बुक में ये मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना पॉज करके, रीड, इसको भी पॉज करके रीड कर लेना एक बार। इजी है बहुत, ना कुछ नहीं उसमें, इसलिए आई एम गिविंग यू होमवर्क। डिफिकल्ट होता तो मैं देती ही नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अज्यूम्स अ सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो क्या होता है बताना, सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। 3 सेकेंड्स, बताओ क्या होता है भाई, लेबर होता है। क्यों होता है देख लेते हैं। ये आई थी 1817 में, डेविड रिकार्डो ने दी थी। एक्सप्लेन करती है, कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग विच दे हैव द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वही कंट्री को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उसकी लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है, ठीक है, अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में। की अजम्पशन इसमें क्या है कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा ये थ्योरी बोल रही है, सब मैं नहीं बोल रही। की अजम्पशन है इस थ्योरी का कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वाई लेबर बोल रहे हैं, लेबर इज ओनली इनपुट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। जितने लेबर रिक्वायर्ड है उसमें कॉस्ट पता चलेगा, कॉस्ट कितनी आई प्रोडक्शन की। अदर फैक्टर जो होते हैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इग्नोर कर दिए हैं इस थ्योरी के अंदर। सिंपल बात है, ठीक है। इसलिए डिफरेंसेस इन, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी में अलग अलग रेट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेट आ रहा है, हाई रेट, तो फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लो रेट आ रहा है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द लेबर। तो मेजर अजम्पशंस क्या है इस थ्योरी के, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर शुड बी होमोजीनियस, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी स्किल्स होनी चाहिए, परफेक्टली मोबाइल होना चाहिए, कहीं पे भी उसको ले जाया जा सके, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड फ्री होना चाहिए। कुछ ये तो बहुत, चलो ठीक है, अब है उसमें थ्योरी में तो क्या कर सकते हैं, इट इज द अजम्पशन ऑफ द थ्योरी। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये सारे अजम्पशन होंगे तब ये थ्योरी काम करती है। एज तो आपने पढ़ा ही होगा ना, कुछ भी कोई भी थ्योरी पढ़ो तो उसमें अजम्पशन तो पहले पढ़ने पड़ते हैं, अज्यूम करनी पड़ती है बहुत सारी चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर दो 4 सेकंड में।
in 4 seconds. हेक्सर ओलिन मॉडल का assumptions क्या होता है? क्या ऑल ऑफ दी अबव होते हैं? लेट्स सी। ठीक है, देख लेते हैं एक एक को। हेक्सर ओलिन HO मॉडल होता क्या है? पहली बात तो ये है डेवलप्ड इन बाय एली हेक्सर और बर्टिल ओलिन, इन दोनों ने ये डेवलप किया है। मेन आइडिया क्या था? इंटेंसिवली यूज ऑफ इट्स अबंडेंट रिलेटिवली चीपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक कंट्री में जो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है उसको यूज करो, उस उसके थ्रू उसको चीपली, उसको चीप मतलब सस्ते से सस्ते में बनाने की कोशिश करो, और उसको एंड इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर फैक्टर्स, और उनको एक्सपोर्ट करो उन सब चीजों को जो कि अबंडेंट में है हमारे पास, और जो नहीं है उसको इम्पोर्ट कर लो। तो एग्जाम्पल, लेबर अबंडेंट कंट्री को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट कर देना चाहिए अपने लेबर इंटेंसिव गुड्स को। और कैपिटल अबंडेंट कंट्री जैसे जर्मनी है उसको अपना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये इस स्टोरी का ये इस थ्योरी का मीनिंग है। समझ में आया क्या? इंडिया में लेबर इंटेंसिव क्योंकि लेबर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या ऐसे भी कर सकते हैं, लेबर भी अच्छी ज्यादा है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव गुड्स ही प्रोड्यूस करके उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि वो नहीं होते, स्पाइसेस हो गए स्पाइसेस, और ऐसे हैंडलूम्स। हैंडलूम्स इज अ गुड ऑप्शन। हैंडलूम्स हैंडमेड ही होते हैं, तो हैंडलूम्स बहुत एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से बाहर बहुत ज्यादा। तो इसमें लेबर लगती है, ये मशीन से नहीं होता। लेबर इसलिए लगती है क्योंकि ये यूनिक होते हैं, हर एक डिजाइन अलग होता है, तो इसलिए, और लेबर भी ज्यादा है इंडिया में, तो अपने हैंडलूम इंडस्ट्री अच्छी खासी चल रही है इंडिया में, जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। और जैसे जर्मनी का एग्जांपल दिया है कि उनके पास कैपिटल बहुत है, पैसा बहुत है, मशीनरी वो ले सकते हैं, तो मशीनरी से रिलेटेड वो गुड्स बेचें, एक्सपोर्ट करें। इसमें भी अजम्पशन होते हैं कुछ, जैसे नो ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रेड, कि ट्रेड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब फ्री है इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ नहीं है, कोटा नहीं है, ट्रेड वेरियस नहीं, कुछ भी नहीं, ये अज्यूम करना है उनको इस थ्योरी के अंदर, तभी ये थ्योरी काम करेगी। ठीक है, स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू फैक्टर एंड डोमेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कमोडिटीज एंड फैक्टर मार्केट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होते हैं इसमें। तो इसमें क्या ज्यूम करना है? परफेक्ट कंपटीशन हुआ, लेबर कैपिटल से परफेक्ट कंपटीशन है, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर है, कोई भी इंडिविजुअल फॉर्म इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती प्राइस को, और रिसोर्सेज बहुत सारी है एफिशिएंटली। और सी क्या है? बोथ कंट्रीज ऑपरेट एट द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी, कोई भी दो कंट्रीज हैं वो एक जैसे ही एफिशिएंसी पे काम कर रही है, ऐसा होता नहीं है लेकिन एज्यूम करना है। सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, आइडेंटिकल है प्रोडक्ट, प्रोडक्टिविटी में कोई भी डू प्रोडक्टिविटी डिफरेंस डू नॉट एक्सप्लेन द ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीजें, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेन क्या याद रखना है आपको, मतलब क्वेश्चन बन सकता है इसमें ये कि किसने दिया ये मॉडल, और ठीक है, और इसमें मेन मेन इसमें मुद्दा क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ये याद रहना चाहिए। नाम भी आ सकता है, 4 नाम दे दिए, ये वाली थ्योरी किसने दी है, या फिर इसमें क्या होता है इस थ्योरी में, वो बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए अगेन। ठीक है, तो ये 20 करके हम 40 MCQ अभी तक कर चुके हैं, तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी बोथ। MCQ हम लोग 40 कर चुके हैं अभी तक। तो हु हैज शोन हाउ इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, किसने बताया है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए, जितना याद हो सके उतना अच्छा है। किसने किया है? बर्टिल ओलिन ने। ठीक है, देखते हैं क्यों। ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी होती है, क्या होती है? FPE बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फ्री इंटरनेशनल ट्रेड ट्राइंस टू इक्वलाइज द प्राइसेस रिटर्न्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फ्री मतलब विदाउट टैरिफ्स विदाउट टैक्स, वो वाला, तो इसमें क्या होता है? टेंड्स टू इक्वलाइज द प्राइसेस, इसमें जो फैक्टर्स की जो प्राइसेस है वो इक्वल हो जाती है, जैसे वेजेस की हो गई, इंटरेस्ट, रेंट, कैपिटल अक्रॉस द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में इनकी प्राइस सेम है, जैसे वेजेस हर जगह सेम है। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इवन वेन द फैक्टर डू नॉट मूव इंटरनेशनली, फैक्टर मूव भी नहीं करते इंटरनेशनली, फिर भी उनकी जो प्राइस है वो सेम रहती है, इक्वलाइज हो जाती है, इक्वलाइज।
आइडिया एसोसिएट, ये आइडिया किससे एसोसिएटेड है? एक्सरोलिन से ही है, डेवलप बाय, ये अभी हमने पढ़ा था, ओलिन। ठीक है, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है कई बार, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो वाई बर्टलोलिन एम्फेसाइज इस पे करता है फैक्टर एंडोमेंट में, एक्सप्लेन करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, इक्विलाइजेशन कर, मतलब अभी जो पढ़ा था ना हमने सारे अजम्पशन, वो यहाँ पे काम करेंगे, वो सारे अजम्पशंस कैसे वर्क करती है। जैसे दो कंट्री ले लो, इंडिया लेबर अबंडेंट है, जर्मनी कैपिटल अबंडेंट है। तो इंडिया अपने, मैंने वही बताया हैंडलूम्स का जो एग्जांपल दिया था ना, वही ले लो दोबारा, सेम ही है वो दोनों क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया अपने लेबर इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी और जर्मनी अपने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेगी, सीधी बात है, सिंपल। अब जैसे ट्रेड बढ़ेगा तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज इन इंडिया, तो इंडिया में लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वेजेस बढ़ जाएंगी कि हमको वो ज्यादा दो, सैलरी या वेजेस हमको ज्यादा दो, क्योंकि हम काम कर रहे हैं इतना। और डिमांड फॉर कैपिटल इंक्रीज, अब कैपिटल की डिमांड जर्मनी में इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा उसकी कैपिटल इंटेंसिव बन रही है। तो ओवर टाइम इंटरनेशनल ट्रेड नैरो डाउन कर लेता है अपने फैक्टर प्राइसेस को। मतलब एक टाइम पे, एक पॉइंट पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेबर की कॉस्ट होगी और जो कैपिटल की कॉस्ट होगी वो इक्वलाइज हो जाएगी एक पॉइंट के बाद। ऐसा ही कहना, नैरोज डाउन, मतलब डिफरेंसेस कम हो जाएंगी, इक्वल तो नहीं भी हो तो भी इसके डिफरेंस का गैप कम हो जाएगा ओवर द इयर्स, धीरे धीरे। ये कहना चाह रहे हैं ये लोग अपनी थ्योरी में। तो ये रहे 20 क्वेश्चन आपके लिए, आज के 20 क्वेश्चन। तो 20 + 20 हो गए, अभी तक के 40 को एमसीक्यू हम लोग कर चुके हैं सक्सेसफुली। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आप जैसे बोला कि आपके सजेशंस इनवाइटेड हैं, तो यू हिंदी में जैसे नोट्स चाहिए हो तो आई कैन गिव, और भी कोई सजेशन आपको देने हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये सेशन कैसा लगा वो आपको बताइए आप मुझे, और इस चैनल को लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल टॉप कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड यू कैन सपोर्ट मी लाइक दैट, सपोर्ट मी ऑन बाय सब्सक्राइबिंग, बाय following me on Instagram and Telegram also. Thank you so much and take care of yourselves.